Good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I will discuss about a fourth stage of labor and its management. जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर. फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है एंड ऑफ द एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा टू आफ्टर 2 hours ऑफ डिलीवरी. यानी जब एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी मेम्ब्रेनल प्लेसेंटा कंप्लीट हो जाते हैं, एक्सपल्ट आउट हो जाते हैं, उसके बाद जो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए आफ्टर डिलीवरी 2 hours तक ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है पेशेंट का, उसी को फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं. और इसके मैनेजमेंट का कुछ तरीका है कि किस तरीके से पेशेंट को मैनेज किया जाता है. प्रिवेंशन ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच. उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं कि पहले जैसे कि लाइक दैट पेशेंट को मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा पास आउट हो गया है, उसके बाद प्लेसेंटा को ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि कोई लॉब्स तो नहीं छूट गया, प्लेसेंटा की कोई पीसेस तो अंदर यूट्रस के अंदर, मदर की यूट्रस के अंदर नहीं रह गए हैं. वो चीज़ क्लियर फाइंड आउट करना पड़ता है. एंड प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन को देखना पड़ता है बोथ साइड से, यानी फीटल साइड से भी देखना पड़ता है प्लेसेंटा को और मदर साइड से भी प्लेसेंटा को देखना पड़ता है, ये इवेलुएट करने के लिए कि कहीं कोई प्रोडक्ट तो बॉडी के अंदर नहीं रह गया, मदर की जो यूट्रस है उसके अंदर कोई पीसीस तो नहीं बच गए. अगर ऐसा बच हो गया तो फिर उससे मोर चांस होते हैं कि आफ्टर 2 hours लेटर हेवी ब्लीडिंग हो सकती है या पीपीएच हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है. इसीलिए अच्छा क्लियरली फाइंड आउट करना पड़ता है कि कोई पीसीस रह तो नहीं गया. उसके बाद फिर पेशेंट के जो वाइटल्स हैं उसको मॉनिटरिंग किया जाता है, जैसे टेम्परेचर है, बीपी है एंड पल्स रेट है, सेचुरेशंस है. जैसे कि टेम्परेचर, पेशेंट को टेम्परेचर राइज तो नहीं हो रहा है, यानी फीवर तो नहीं आ रहा पेशेंट को, एंड सिवरिंग तो नहीं है, मतलब कपकपी के साथ सर्दी तो नहीं लग रही है पेशेंट को, एंड या पेशेंट का जो बीपी है हाइपरटेंशन की तरफ तो नहीं जा रहा है या हाइपोटेंशन की तरफ तो नहीं जा रहा है. एंड देन पल्स रेट है, टैकीकार्डिया की तरफ तो पेशेंट नहीं जा रहा है, ब्रेडीकार्डिया की तरफ तो नहीं जा रहा है पेशेंट. एंड पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो देखना पड़ता है, कितने यूरिन आउटपुट हो रहा है पेशेंट का. एंड उसमें हीमोचूरिया तो नहीं हो रहा, यानी जो यूरिन है उसके साथ ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है. उससे ये इंडिकेशन होता है कि कभी कभी जैसे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यूवी यानी यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसमें इंजरी हो जाती है. वो फाइंड आउट करने के लिए ये देखना पड़ता है हीमोचूरिया तो नहीं है. अगर उसके साथ ब्लड आ रहा तो इंडिकेशन जा सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें जो यूरिनल ब्लैडर है उसमें टीयर्स है. एंड अगर उसमें यूरिन का कलर हीमोचूरिया नहीं है तो इंडिकेशन आएगा कि उसमें कोई ब्लड नहीं है. एंड उसका अमाउंट कितना है ये देखना पड़ता है, यूरिन का आउटपुट कितना आ रहा है. एंड देन फिर उसमें पेशेंट का जो पल्स रेट वगैरह देखना पड़ता है, पेशेंट टैकीकार्डिया ब्रेडीकार्डिया की तरफ तो नहीं जा रहा है, या पेशेंट की जो यूट्रस है उसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है कि यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्टली पावर है, जो कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है वो बढ़ रही है कि या मतलब पेशेंट का कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो रहा है, वो चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ती है. तो उसमें अम्लाइकल से ऊपर जो क्रिकेट बॉल की तरह महसूस होता है, अगर हैंड रख के देखेंगे तो वहाँ पर जो यूट्रस है उसका जो क्रिकेट बॉल की तरह महसूस होता है, एंड उसका जो फंडस पार्ट है वो दिखाई देगा, महसूस होगा. देन फिर उसको एवरी 15 मिनट के बाद फिर उसको महसूस करेंगे. तो अगर लग रहा है कि वो थोड़ा स्लो डाउन नीचे की तरफ आ रहा है, लोअर सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है, अम्लाइकल की तरफ बढ़ रहा है और नीचे आ रहा है, ब्लो आ रहा है, तो समझो कि यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत अच्छे से हो रहा है. एंड उसकी वजह से हमें पोस्टपार्टम हेमरेज से बच सकते हैं. और पेशेंट की जो टिनी ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, वो स्क्यूज हो जाती हैं एंड उससे जो ब्लड का इनिशिएशन है वो स्टॉप हो जाता है, यानी हीमोस्टेसिस हो जाता है. एंड फिर अपन इवेल्युएट करेंगे कि या इंस्पेक्शन करेंगे कि जो पेशेंट है उसका जो वल्वा है या पेरिनियल है या वेजाइना है, वहाँ पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस या ड्यूरिंग लेबर कोई
टीयर तो फॉर्मेशन नहीं हो गया है या कोई रप्चरिंग तो नहीं है, वो फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर वहाँ पर हमने टीयर दिख रहा है या वहाँ से ब्लड के जो रिसेशन है वो कंटिन्यू है, ब्लड कंटिन्यू रिसेस्ट हो रहा है, तो उसको स्टॉप करना, उसको मैनेज करना, ये 4th स्टेज ऑफ लेबर में आता है एंड इसका मैनेजमेंट में आता है। तो उसको हीमोस्टेसिस करना, ब्लड अगर कहीं से रिपेयर तो उसमें उसको देखना है कहाँ से ब्लड का जो रिसना है वो कंटिन्यू, उसको स्टॉप करना है। एंड अगर लग रहा है तो ये रप्चरिंग है कहीं से, तो उसको स्टिचेबल करना, उसको मैनेज करना है। एंड फिर उसके बाद पेशेंट का जो पेरनियल एरिया है पेशेंट का, यानी जो वेजाइना है, यूट्रस, यूटेन है, सर्विक्स है एंड जो लेबिया मेजर और लेबिया माइनोरा है, उसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि जो मदर्स की जो साइट होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है बाय ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। जो एमनियोटिक फ्लूइड आता है उसकी वजह से भी जो कपड़े हैं, यानी जो कपड़े पहन रखे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए उनको रिमूव करना होता है, उनको बिल्कुल अलग करना होता है। पेशेंट को साफ़ सुथरे क्लीन जो क्लॉथ हैं वो अवेलेबल कराने पड़ते हैं। एंड फिर जो पेरनियल पैड आती है पेशेंट को वो लगवा देते हैं कि जो ब्लीडिंग आता है वो वहीं रहे, ज़्यादा स्प्रेडिंग बेड को, चादर को या बेड की शीट को ख़राब ना करे। वो सब चीज़ें, पेशेंट का जो इन्फेक्शन है उसको रिमूव किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है बाय एंटीसेप्टिक लोशन से। एंड फिर उसमें देखना है कि पेशेंट को जो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। जैसे पेशेंट अपना कॉन्शियस है तो उसमें हमें फ्लूइड देना है पेशेंट को, या फिर फूड देना है पेशेंट को, वो चीज़ देखना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, तो उस कंडीशन में फ्लूइड या फ्रूट नहीं देना है या फूड नहीं देना पेशेंट को, क्योंकि उससे क्या होगा, जो पेशेंट को अपन देंगे तो वो एस्पिरेट कर सकता है पेशेंट, उसकी जो ट्रैक है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसका फूड जो हम देंगे उसको ट्रैके को ब्लॉक कर सकते हैं। पेशेंट का एस्पेजियल न्यूमोनाइटिस भी हो सकता है, एस्पेजियल निमोनिया हो जाता है पेशेंट को, इसीलिए या एस्पेजियल डेथ भी हो जाती है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट को कभी भी फूड नहीं देना चाहिए बाय ओरली। एंड ये चीज़ें मैनेज करनी है। और अपन फिर उसमें देखेंगे कि जो बेबी है, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एडवाइस करेंगे कि बेबी को ब्रेस्ट फीड करें, और बेबी का भी वेलनेस चेक करना है कि बेबी है जो गुड है, हेल्दी है, या मतलब उसकी भी टेम्परेचर तो राइज नहीं हो रहा है, उसका भी पल्स रेट वगैरह भी चेक करना पड़ता है पेशेंट बच्चे का एंड मदर का। वो दोनों को अच्छे से इवेल्युएशन एंड इंस्पेक्शन करना है प्रॉपर तरीके से। 1 आवर तो लगभग करना है, बल्कि 2 घंटे तक करना है। फिर पेशेंट को जनरल वार्ड में या प्राइवेट रूम में पेशेंट को भेज देते हैं। वहाँ पर पेशेंट को 24 घंटे तक, यानी 24 से 48 घंटे तक अपने अंडर प्रोसेस में रखना पड़ता है पेशेंट को, कि कहीं से, क्योंकि पोस्टमार्टम हेमरेज ना हो जाए, पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो जाए, उसके प्रिवेंशन को या उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट को अच्छे से इंस्पेक्शन इवेलुएट करना पड़ता है। तो ये हमारा 4th स्टेज में ऑफ लेबर के मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें आती हैं। एंड अगर कहीं से लग रहा है कि हमें पेशेंट का जो कहीं से ब्लीडिंग है या यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, उस कंडीशंस में हम जो ऑक्सीटोसिन ड्रग्स आती हैं उनको यूज़ करते हैं। जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन आते हैं वो तो शुरू से ही 1st स्टेज ऑफ लेबर से स्टार्ट कर देते हैं इंट्रावेनसली, यानी वो इन्फ्यूजन के द्वारा करते हैं, बोल्स नहीं दे सकते कभी भी, या IM प्रोवाइड कराते हैं। देन उससे फिर यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इसीलिए हो जाता है, और पेशेंट हमारा वेल एंड हेल्दी एंड गुड फील करता है, और ऐसा कोई लाइफ के लिए आगे भी फिर इन्फेक्शन से बच जाता है पेशेंट। एंड PPS से हम उसको पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों को क्यूरेटिव रखना है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ 4th स्टेज में आता है। थैंक यू।